नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल द अल्टीमेट स्पार्क। इस चैनल के माध्यम से हम पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत बुक कवर कर रहे हैं। अगर आप पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था को समझना चाहते हो, इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत बुक को पढ़ना चाहते हो, तो इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। हमारा ये जो इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत बुक है वो वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहती है। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है इस समय वो चल रहा है चैप्टर नंबर 4, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना। उसके 2 पार्ट आ चुके हैं, ये 3rd पार्ट है और शुरू कर रहे हैं हम इक्वालिटी से। ठीक है। इक्वालिटी यानी कि समानता। जहाँ समानता होती है वहाँ भेदभाव नहीं होता, वहाँ इक्वालिटी होती है, इक्वल, सब समान होता है। ठीक है। इक्वालिटी यानी एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज्ड क्लास। प्रिविलेज्ड क्लास यानी ऐसा समूह जिसको अलग से विशेषाधिकार मिलते हो, ऊंचा दर्जा मिलता हो, विशेष अधिकार। अधिकार तो सबके पास हैं, लेकिन विशेष अधिकार मिले ऐसा कोई समूह नहीं है। ठीक है। एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज्ड क्लास। जहां इक्वालिटी होती है वहां एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज्ड क्लास। एंड प्रोविजन ऑफ एडिकेट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। एडिकेट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, सभी के लिए समान पर्याप्त अवसर, सभी के लिए। ठीक है। विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के पर्याप्त अवसर प्राप्त हो सभी के लिए, सभी सिटीजन्स के लिए। हमारे प्रियम्बल के अंदर लिखा है टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन्स इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि सभी को समान, सभी नागरिकों को समान दर्जा मिले, स्टेटस मिले और अपॉर्चुनिटी मिले, अवसर मिले। ठीक है। प्रियम्बल में लिखा है। तो प्रियम्बल में लिखा है तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान है, वो संविधान के अलग अलग प्रोविजंस दिए गए हैं जो कि इक्वालिटी को सिक्योर करते हैं सिटीजन्स के लिए। ठीक है। ये जो इक्वालिटी वर्ड है इसकी 3 डायमेंशंस हैं। 3 डायमेंशंस, सिविक, पॉलिटिकल एंड इक्वालिटी, इकोनॉमिक। तो सिविक यानी सोशियो, सामाजिक, सिविक, सिविक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी। ठीक है। तो जो हमारा संविधान है वो इक्वालिटी को इंश्योर करता है वेरियस प्रोविजंस के थ्रू। जैसे सिविक इक्वालिटी को इंश्योर किया जाता है फंडामेंटल राइट्स के कुछ प्रोविजंस हैं, आर्टिकल 14 टू 18, ये सिक्योर करते हैं सभी सिटीजन्स के लिए सोशल इक्वालिटी को, सिविक इक्वालिटी को। आर्टिकल 325 एंड 326 संविधान का, ये इंश्योर करते हैं सभी सिटीजन्स के लिए पॉलिटिकल इक्वालिटी को, यानी कि राजनीतिक समानता को। कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 39 है जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है, जो कि इंश्योर करता है भारत के सभी नागरिकों के लिए समान रूप से इकोनॉमिक इक्वालिटी, यानी कि आर्थिक समानता। तो इसको बारी बारी से समझते हैं, सिविक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, कि संविधान के अंदर ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस दिए गए हैं जो कि इंश्योर करते हैं सिविक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी को। 3 डायमेंशंस हैं। तो सिविक इक्वालिटी इंश्योर की जाती है फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस के थ्रू। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 जो है वो सिविक इक्वालिटी को इंश्योर करते हैं। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून की नज़रों में सभी समान है, सभी सिटीजन समान है। भारत का कोई भी नागरिक हो, किसी भी जगह का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी लैंग्वेज बोलने वाला हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, कानून की नज़रों में सभी बराबर हैं। कोर्ट का दरवाज़ा सभी के लिए खुला है
पब्लिक ऑफिसेस सभी के लिए खोले हैं, ठीक है ना। सभी को बराबर के राइट्स मिले हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि आर्टिकल 15 प्रोहिबिट करता है, रोक लगाता है भेदभाव पर, कि कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, महिला पुरुष के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ कि कहाँ जन्म हुआ है, जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये प्रोहिबिट करता है आर्टिकल 15। ये अधिकार मिला है सभी सिटीजन्स को। आर्टिकल 16 जो है वो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि सभी को समान अवसर मिलेंगे। किस चीज के समान अवसर? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के, यानी कि कोई भी भारत का नागरिक गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है और पेपर क्लियर करके वो पब्लिक सर्वेंट बन सकता है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट को हासिल कर सकता है। तो सभी को इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, समान अवसर प्राप्त होते हैं, ठीक है। आर्टिकल 16 कहता है ये बात। आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत चलता था कि टच कर दिया तो भाई नहाएंगे, हम गंदे हो गए, तुमने हमको टच कर दिया या हमने तुमको टच कर दिया, तुम छोटी जाति के। तो ये जो छुआछूत चलता था पहले, तो इस पर रोक लगा दी गई और इसको दंडनीय अपराध बना दिया गया कानून के द्वारा। आर्टिकल 17 एबोलिश करता है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को खत्म करता है, ठीक है। आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, जो पहले अलग से टाइटल दिए जाते थे, महाराजा धीराज, वो टाइटल्स वाला जमाना गया। तो आर्टिकल 18 जो है वो एबोलिश करता है टाइटल्स को भी, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक के जो भी इक्वालिटी से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं, ये सिविक इक्वालिटी के अंतर्गत आते हैं, जो कि इंश्योर करते हैं भारत के सभी सिटीजन्स के लिए सिविक इक्वालिटी को, ठीक है ना। क्योंकि इसमें कोई पॉलिटिकल या वोट वगैरह की बात नहीं की गई, किसी भी अर्थव्यवस्था मनी की बात नहीं की गई, तो इसलिए ये सोशल नॉर्मल इक्वालिटी है, सिविक इक्वालिटी, ठीक है। अब बात करेंगे पॉलिटिकल इक्वालिटी की। आर्टिकल 325 और 326 के जो प्रोविजंस हैं वो इंश्योर करते हैं भारत के सभी नागरिकों के लिए पॉलिटिकल इक्वालिटी को, राजनीतिक समानता को। तो आर्टिकल 325 कहता है नो पर्सन इज टू बी डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। यानी कि किसी भी व्यक्ति को इनएलिजिबल घोषित नहीं किया जा सकता। किसके आधार पर इनएलिजिबल घोषित नहीं किया जा सकता? उसके रिलीजन के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, उसके महिला पुरुष होने के आधार पर किसी भी व्यक्ति को इनएलिजिबल घोषित नहीं किया जा सकता फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल्स। इलेक्टोरल रोल्स यानी कि जो मतदाता सूची होती है, 18 साल के बाद भारत का कोई भी सिटीजन नागरिक वोट डालने का उसको अधिकार मिल जाता है, ठीक है। वो वोट डाल सकता है, राइट टू वोट, ये पॉलिटिकल राइट मिला हुआ है। तो आर्टिकल 18 मतलब 18 साल के बाद वो वोट डाल सकता है, उसका नाम मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज कर दिया जाता है। तो किसी को भी धर्म, जाति, नस्ल के आधार पर उसको इनवैलिड और इनएलिजिबल नहीं किया जा सकता कि तू इस जाति का है, तू वोट नहीं डाल सकता, तो इनएलिजिबल है, तेरा नाम हम मतदाता सूची में दर्ज नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। किसी भी जाति, धर्म, नस्ल का हो, वो उसको वोट डालने का अधिकार मिला है, वो इनएलिजिबल घोषित नहीं किया जा सकता। यही कह रहा है आर्टिकल 325। आर्टिकल 326 कहता है इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज टू बी ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज। अडल्ट सफरेज यानी 18 साल से ऊपर है, अडल्ट का हो गया तो वो उसको राइट टू वोट डालने का अधिकार मिल जाता है।
तो जो चुनाव होते हैं लोकसभा के सेंट्रल लेवल पर, जनरल इलेक्शंस एंड स्टेट असेंबलीज इलेक्शंस, तो ये जो इलेक्शंस होते हैं किस बेसिस पर होते हैं? ये होते हैं एडल्ट सफरेज बेस पर, मतलब 18 साल से ऊपर है वो वोट डालेगा और स्टेट इसके आधार पर चुनाव होंगे। ठीक है, आर्टिकल 326 यहाँ पर भी समानता देता है कि 18 से ऊपर वोट डाल सकता है, वो अडल्ट हो गया है, अडल्ट सफरेज बेसिस पर चुनाव होंगे और किसी को भी इनएलिजिबल घोषित नहीं किया जा सकता उसकी रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स के आधार पर। ठीक है, उसका नाम इलेक्टोरल रोल्स में दर्ज होगा ही होगा। इकोनॉमिक इक्वालिटी यानी कि आर्थिक समानता, जो आर्टिकल 39 है, जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। ये एक सिद्धांत है जो कि दिशा निर्देश देता है सरकार को और कहता है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू ड्यूटी ऑफ द स्टेट कि वो कानून बना करके इस सिद्धांत को लागू करे। यद्यपि जो डीपीएसपी है इसका पालन करना या नहीं करना सरकार के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, तो क्या कहता है आर्टिकल 39? आर्टिकल 39 कहता है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू सिक्योर्स टू मेन एंड वुमेन इक्वल राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ये आर्टिकल 39 कहता है कि मैन हो या वुमेन हो, महिला हो या पुरुष हो, सभी को समान अधिकार मिले हैं जीविका चलाने के, जीवन यापन करने के लिए, आजीविका चलाने के समान उसको अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी कि बराबर का अगर दोनों काम कर रहे हैं, महिला हो या पुरुष बराबर का काम कर रहे हैं, तो उनको जो सैलरी है वो भी बराबर की ही मिलनी चाहिए। उनको जो पे किया जाएगा वो बराबर की उनको पे मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि महिला को कम मिल रही है और पुरुष को ज़्यादा पे मिल रही है सेम वर्क के लिए, नहीं, यहाँ पर भी इक्वालिटी की बात की गई है। ठीक है, तो ये क्योंकि मनी से रिलेटेड है, पे से रिलेटेड और लाइवलीहुड से रिलेटेड है, इसलिए ये इकोनॉमिक इक्वालिटी के अंतर्गत आता है। तो हमने इक्वालिटी को समझ लिया। इक्वालिटी की 3 डायमेंशन है, सिविक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। सिविक आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 फंडामेंटल राइट्स के थ्रू इंश्योर किए गए हैं। पॉलिटिकल इक्वालिटी आर्टिकल 325 और 326 के थ्रू, और इकोनॉमिक इक्वालिटी आर्टिकल 39 जो कि डीपीएसपी है इसके थ्रू इंश्योर किए गए हैं। ठीक है जी। 9th जो टर्म है वो है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा, बंधुत्व की भावना, अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड। ठीक है, तो फ्रेटर्निटी वर्ड प्रियम्बल के अंदर ऐड किया गया है। प्रियम्बल में लिखा है टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन्स फ्रेटर्निटी एश्योर्स the dignity of individual and unity and integrity of nation। ठीक है, ये प्रियम्बल में लिखा है फ्रेटर्निटी। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो कि फ्रेटर्निटी को प्रमोट करने के लिए इंक्लूड किए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में। तो सबसे पहले है सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप को अपनाया गया है, यहाँ पर डुअल सिटीजनशिप नहीं है। अमेरिका के अंदर डुअल सिटीजनशिप है, वहाँ के नागरिकों को एक तो नेशनल सिटीजनशिप मिलती है और एक जिस स्टेट के वो हैं उस स्टेट की सिटीजनशिप मिलती है। तो वहाँ नेशनल सिटीजनशिप और स्टेट सिटीजनशिप, 2 सिटीजनशिप होती हैं। लेकिन इंडिया के अंदर स्टेट सिटीजनशिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, नेशनल सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, तो इंडिया के अंदर ऐसा इसलिए किया गया, सिंगल सिटीजनशिप इसलिए रखी गई ताकि फ्रेटर्निटी बनी रहे, बंधुत्व की भावना बनी रहे, कॉमन ब्रदरहुड की भावना बनी रहे। ठीक है,
तो कोई अपने आप को किसी स्टेट का ना कह करके अपने आप को इंडियन ही कहे, ठीक है। तो एक तो सिंगल सिटीजनशिप का सिस्टम है। दूसरा हमारे आर्टिकल 51A जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड आर्टिकल है, उसका उसमें एक ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है, क्या लिखा है? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रमोट हार्मनी and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, regional और sectional diversities। हिंदी में समझते हैं, यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, ड्यूटी है, टू प्रमोट हार्मनी, वो हार्मनी को प्रमोट करे, प्रेम प्यार को बढ़ाए, बढ़ावा दे, एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, ठीक है, आपसी भाईचारे को बढ़ाए, ठीक है, कॉमन ब्रदरहुड की हम एक हैं, हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं, ठीक है, अमंगेस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, सभी भारतीयों में कॉमन ब्रदरहुड की भावना को और हार्मनी को, प्रेम प्यार को प्रमोट करे, ठीक है। ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, इन चीजों को दरकिनार करके कि वो किस धर्म का है, किस रिलीजन का है, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, कौन सी भाषा बोलता है, रीजनल, किस क्षेत्र का है, नॉर्थ ईस्ट का है, कश्मीर का है, साउथ इंडिया है, इंडियन है, या पंजाब का है, या कहीं का भी है, तो रीजनल डाइवर्सिटीज को भी दरकिनार करके, और सेक्शनल डाइवर्सिटीज कि वो अमीर है या गरीब है, किस तबके का है, इन सब बातों को दरकिनार करके वो सबसे पहले इंडियन है, यही भावना वो विकास करे, प्रमोट करे अमंगेस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, कॉमन ब्रदरहुड की भावना और प्रमोट करे हार्मनी को, ठीक है, ये ड्यूटी है प्रत्येक नागरिक की। तो इससे भी फ्रेटर्निटी को ही प्रमोट करने की बात की गई है। तो फ्रेटर्निटी वर्ड जो प्रियम्बल के अंदर इंक्लूड किया गया है, ये एश्योर करता है टू थिंग्स को, दो चीजों को एश्योर करता है। क्या? फ्रेटर्निटी इट एश्योर्स टू थिंग्स, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, ठीक है। तो डिग्निटी की बात की गई है, इंडिविजुअल की, यानी हर सिटीजन की डिग्निटी को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति अपमानित नहीं होना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट को बरकरार रखना होगा, ठीक है, किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है बिना बात के। हाँ, वो क्राइम कर रहा है, क्रिमिनल है, तो उसकी पनिशमेंट अलग बात है, लेकिन किसी की भी डिग्निटी को बिना बात के ऐसे ठेस नहीं पहुंचानी। तो कैसे हम किसी की डिग्निटी को सिक्योर रख सकते हैं, किसी भी सिटीजन की? जब इक्वालिटी होगी। अगर इनइक्वालिटी होगी, ऊंच नीच होगा, तो भेदभाव होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा, और जब डिस्क्रिमिनेशन होगा, भेदभाव होगा, ऊंच नीच होगा, इनइक्वालिटी होगी, तो सामान्य सी बात है कि डिग्निटी को ठेस पहुंचेगी, रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचेगी, डिसरिस्पेक्ट होगी ही होगी। और ये डिसरिस्पेक्ट कब तक चलेगी? जब ये अगर डिग्निटी नहीं दी जाएगी तो भाईचारा कायम रखना ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रखा जा सकता, ठीक है ना। तो इक्वालिटी जरूरी है भाईचारे को कायम रखने के लिए, ठीक है, फ्रेटर्निटी के लिए डिग्निटी का होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं तो क्या होगा? क्लैशेस होंगे, झगड़े होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, तो क्या होगा? समाज बट जाएगा, टुकड़ों में विभाजित होगा, और जब समाज बटेगा यानी कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, राष्ट्र की एकता व अखंडता को भी चुनौतियां मिलनी शुरू होंगी। यूनिटी, एकता को, एंड इंटीग्रिटी, अखंडता, तो जब राष्ट्र एक नहीं रहेगा, एकता नहीं होगी, अखंडता नहीं होगी, तो राष्ट्र मजबूत नहीं रहेगा और संकट तो आने ही हैं। फिर ये जो इंटीग्रिटी वर्ड है, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा इंक्लूड किया गया था। कब किया गया था? 1976 में, ठीक है। ये इंटीग्रिटी वर्ड बाद में इंक्लूड किया गया था 1976 में, ठीक है। तो यहाँ बात की गई है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि पर्सनैलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल इज सेक्रेड, पवित्र। हर मनुष्य के अंदर जीव है, और जो जीव है परमात्मा का अंश है, ठीक है, इसलिए वो पवित्र है, सेक्रेड है। तो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल से रिलेटेड भी
बहुत सारे प्रोविजंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में कई सारे राइट्स हैं जो कि डिग्निटी को सिक्योर रखते हैं ताकि फ्रेटर्निटी भाईचारा कायम रह सके, इक्वालिटी बनी रहे। डीपीएसपी बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल 51A जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है, इसके अंदर एक और ड्यूटी दी गई है। किससे रिलेटेड है वो ड्यूटी? वो है प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ वुमेन। वुमेन की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने वाली एक ड्यूटी है, कर्तव्य है, सभी नागरिकों के लिए है। क्या लिखा है? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। मतलब ये भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वो टू रिनाउंस, वो छोड़ दे, त्याग दे, किस चीज को? प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। ऐसी प्रैक्टिसेस को, ऐसे रीति रिवाजों को जो कि डेरोगेटरी हैं, जो कि अपमानजनक हैं, किसके? टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। वुमेन की डिग्निटी को कम करते हैं, वुमेन को अपमानित करते हैं, ऐसे सभी रीति रिवाजों को त्याग दो। ये भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। ठीक है, क्योंकि इससे वुमेन की डिग्निटी को ठेस पहुंचती है। और क्या ड्यूटी है? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन से रिलेटेड जो ड्यूटी है वो है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, कि वो प्रोटेक्ट करे राष्ट्र की, इंडिया की, भारत की सोवरेनिटी, संप्रभुता को, एकता व अखंडता को बरकरार रखे, अपहोल्ड रखे, एंड रक्षा करे, संरक्षण करे, प्रोटेक्ट करे। ठीक है ना? तो ये जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो एक फ्रेज दिया गया है प्रीएम्बल में भी और फंडामेंटल ड्यूटी में भी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, तो ये सिर्फ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात नहीं हो रही कि भारत का जो क्षेत्र है वो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक या गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक है। ये तो टेरिटोरियल तो इंटीग्रिटी होनी ही चाहिए, एकता और अखंडता बनी ही रहनी चाहिए। इसके साथ साथ साइकोलॉजिकली भी बात हो रही है, साइकोलॉजिकल इंटीग्रेशन की बात हो रही है, साइकोलॉजिकल, मानसिक। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल इंटीग्रेशन कैसे होगी? जब समाज जातिवाद में, संप्रदायवाद में, क्षेत्रवाद में, इन नस्लवाद में, इन पर बटा नहीं होगा, समाज बटा नहीं होगा। जब एक होगा और उनकी ये सोच होगी, ये मानसिकता होगी कि वो सबसे पहले भारतीय हैं, वो इंडियन हैं, तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया साइकोलॉजिकली भी होनी चाहिए। ठीक है ना? आर्टिकल 1 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 क्या डिस्क्राइब करता है इंडिया को? वो कहता है इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहां यूनियन ऑफ स्टेट्स यूज किया गया है वर्ड को, यहां फेडरेशन ऑफ स्टेट्स वर्ड यूज नहीं किया गया। इंडिया का जो स्ट्रक्चर है, इंडिया की जो राज व्यवस्था है वो फेडरल है, संघीय है, फेडरल शासन प्रणाली है। ठीक है ना? संघीय शासन प्रणाली है। तो यहाँ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स वर्ड यूज नहीं किया गया। फिर भी क्यों? ऐसा क्यों? यहाँ यूनियन ऑफ स्टेट्स इसलिए वर्ड यूज किया गया क्योंकि इसका जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ, इंडिया जो है वो यूनियन है, इनडिस्ट्रक्टेबल है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। फेडरेशन, यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, यानी कि प्रशासनिक कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, सहूलियत देने के लिए है सिर्फ। इंडिया हैज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब स्टेट्स हैव नो राइट टू सेसीड फ्रॉम द यूनियन। मतलब जो स्टेट्स हैं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जितनी भी स्टेट्स हैं, ये भारत से अलग नहीं हो सकती, ये भारत को छोड़ नहीं सकती उनको, क्योंकि राइट टू सेसीड नहीं मिला, यह अधिकार नहीं मिला कि वो इससे अलग हो सके। ठीक है,
इंडिया क्या है, ये कैसा नेचर है, इंडिस्ट्रक्टेबल नेचर ऑफ इंडियन यूनियन। इंडियन यूनियन का जो नेचर है वो इंडिस्ट्रक्टेबल है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, क्योंकि इसकी स्टेट्स को राइट टू ससीड नहीं मिला। ठीक है, तो इसलिए वर्ड यूज किया गया है यूनियन। अगर फेडरेशन वर्ड होता तो इसका मतलब ये था कि ये डिस्ट्रक्टेबल है और इसकी स्टेट्स को राइट टू ससीड मिला है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है, ये यूनियन है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। और जो फेडरल यहाँ फेडरेशन है जो, वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए ही है। तो क्या एम है फ्रेटर्निटी का, भाईचारे का एम क्या है, यही है कि यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को बरकरार रखा जा सके राष्ट्र की। ठीक है, तो नेशनल इंटीग्रेशन के मार्ग में क्या बाधाएं हैं, ओवरकमिंग हिंड्रेंसेस टू नेशनल इंटीग्रेशन। एम यही है कि नेशनल इंटीग्रेशन के मार्ग में जो बाधाएं हैं उनको दूर किया जा सके। ओवरकमिंग हिंड्रेंसेस टू नेशनल इंटीग्रेशन, तो क्या हिंड्रेंसेस हैं, क्या रुकावटें हैं, क्या रोड़े हैं नेशनल इंटीग्रेशन के मार्ग में। कम्युनलिज्म संप्रदायवाद, रीजनलिज्म क्षेत्रवाद, कास्टिज्म जातिवाद, लिंग्विज्म भाषा के नाम पर जो बटा हुआ, सेसेशनिज्म मतलब कोई स्टेट कहे, जैसे खालिस्तान की मांग पंजाब के कुछ चुनिंदा असामाजिक तत्व या एंटी नेशनल पर्सन करते हैं कि खालिस्तान, तो ये क्या है, ये है सेसेशनिज्म। ठीक है, तो अब बात करेंगे प्रियम्बल की सिग्निफिकेंस के बारे में, यानी इंपॉर्टेंस के बारे में, यानी कि महत्व के बारे में। ठीक है, तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के द्वारा, स्कॉलर्स के द्वारा, विद्वानों के द्वारा अलग अलग प्रियम्बल को लेकर के इंटरप्रिटेशन की गई है। ठीक है, तो कुछ का कहना है कि जो प्रियम्बल है वो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, आत्मा है। कुछ ने कहा इट इज द की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ ने कहा प्रियम्बल इज द की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सम सेड ज्वेल सेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मोस्ट प्रीशियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अलग अलग उनके द्वारा कहा गया है, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन की, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की एसेंस बताई गई है। ठीक है, कि बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, प्रियम्बल को देख करके पता चल जाएगा कि क्या एम है, क्या नेचर है इंडियन स्टेट का, कब अडॉप्ट किया गया, सोवरेनिटी जो है वो किसके पास है। जैसे इंडिया के अंदर जो सोवरेनिटी है वो लोगों के पास है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, पॉपुलर सोवरेनिटी है, गुडविल है, डेमोक्रेसी है। ठीक है ना, तो और क्या है, क्यों विशेष है ये, इट एम्बोडीज द बेसिक फिलोसफी एंड फंडामेंटल वैल्यूज दैट इज पॉलिटिकल, रिलीजियस, मोरल, ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। ठीक है, इट ऑल्सो कंटेन्स ग्रैंड एंड नोबल विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये हो गई सिग्निफिकेंस, इंट्रोडक्शन, एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब सवाल उठता है, एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है कि वेदर प्रियम्बल इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन उभर कर सामने आया 1960 में, इन बेरूबारी यूनियन केस 1960। In this case, Supreme Court said that preamble is not part of the Constitution, कि preamble जो है वो Constitution का पार्ट नहीं है। Why? किस बेसिस पर कहा सुप्रीम कोर्ट ने ये बात? सुप्रीम कोर्ट फॉलोड द ट्रेडिशन ऑफ यूएसए, उसने यूएसए के ट्रेडिशन को देखा, क्योंकि यूएस के अंदर वहाँ का जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, इसलिए इंडिया के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए, यूएसए को फॉलो करते हुए, इंडिया के प्रियम्बल को भी को लेकर के ये अपना फैसला सुनाया कि प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
इन यूएस से प्रियम्बल नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो बात खत्म हो गई कि प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन ये सवाल दोबारा उभर कर सामने आया 1973 में, इन केशवानंद भारती केस 1973, ठीक है। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट सेड दैट प्रियम्बल इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि प्रियम्बल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का। तो सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द अर्लियर ओपिनियन, तो पुराना जो फैसला था कि प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको रिजेक्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और टोटली अपोजिट फैसला आया कि प्रियम्बल इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस बेसिस पर कहा कि एसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? SC overlooked the fact that like any other part of the constitution, preamble was also adopted by constituent assembly। कि जैसे बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग जो पार्ट हैं उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था, अनेक्ट किया था, उसी तरह से प्रियम्बल को भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अनेक्ट किया था, अडॉप्ट किया था। तो क्या मतलब हुआ? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया था, जहां फाउंडिंग फादर्स थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अनेक्ट किया था, अडॉप्ट किया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा पास किए गए थे और लॉ बनाए गए थे, ठीक है, सहमति के द्वारा। तो ऐसे ही प्रियम्बल को भी उन्होंने अडॉप्ट किया, अनेक्ट किया। अडॉप्ट यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना फैसला पास कर दिया इसको, अनेक्ट यानी उसको लॉ बनाया, प्रेसिडेंट की के साइन हुए, उसकी भी सहमति मिल गई, तो अनेक्ट हो गया, लॉ बन गया, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान बनाते समय जैसे अदर पार्ट्स को ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, अनेक्ट किया, वैसे ही प्रियम्बल को भी अनेक्ट किया गया था। तो इसलिए ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। लेटर ऑन इन एसआर बोमाई केस 1994 एंड LIC केस 1995, तो यहाँ पर क्या कहा कि एसेंशियल पार्ट है, ठीक है। देन एसआर बोमाई केस 1994 और एंड LIC केस 1995 में क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट सेड दैट, हेल्ड दैट प्रियम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एसेंशियल पार्ट नहीं है, इंटीग्रल पार्ट है। तो देखिए ये 4 केसेस याद रखिए, 4 केसेस इनको याद कर लें। बेरूबारी यूनियन केस 1960, केशवानंद भारती केस 1973, एसआर बोमाई केस 1994 एंड LIC केस 1995। 1960 में कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं है पार्ट। केशवानंद भारती केस 1973 में कहा कि ये एसेंशियल पार्ट है, पार्ट है। एसआर बोमाई केस 1994 एंड LIC केस 1995 में क्या कहा कि ये इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। तो अब बात करेंगे प्रियम्बल से जुड़ी और बातों को जानेंगे कि प्रियम्बल जो है इट इज नाइदर सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और एनी अदर बॉडी ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन और नॉर प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर। तो ये जो प्रियम्बल है ये एक इंट्रोडक्शन है, बेसिक्स बातें इसमें दी गई हैं, एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो सोर्स ऑफ पावर प्रियम्बल नहीं है, ठीक है ना। तो ये कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है। तो जो सोर्स ऑफ पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए प्रोविजंस हैं। जो अथॉरिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है, प्रियम्बल से नहीं मिलती, यही बात कही गई है। सेकंड, दिस इज नॉन जस्टिशिएबल,
नॉन जस्टिशिएबल है, दैट इज इट्स प्रोविजंस नॉट एनफोर्सिएबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, तो अब एक और क्वेश्चन है कि वेदर द प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भारतीय संविधान के अंदर जो अनुच्छेद 368 है, आर्टिकल 368 है, उसके तहत प्रीएम्बल में संशोधन लाया जा सकता है या नहीं। क्वेश्चन ये है कि वेदर द प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले अराइज हुआ केशवानंद भारती केस 1973 में। आपको याद होगा कि केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदला था और कहा था कि प्रीएम्बल इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का अभिन्न अंग है, महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, तो उस समय ये क्वेश्चन अराइज हो गया कि ठीक है कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है प्रीएम्बल, तो क्या प्रीएम्बल को भी संशोधित किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 368 के तहत। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल इज नॉट प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा क्यों कहा? आर्टिकल 368 जो है उसमें लिखा है कि आर्टिकल 368 मेंशंस ओनली अमेंडमेंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को तो संशोधित कर सकता है आर्टिकल 368, लेकिन पार्ट को अमेंडमेंट संशोधित नहीं किया जा सकता। लेकिन प्रीएम्बल में संशोधन किया जाना, अमेंडमेंट किया जाना जरूरी था। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रीएम्बल क्या है बेसिकली? वो एसेंस है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही बता रहा है प्रीएम्बल। तो आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में जब अमेंडमेंट लाई जाएंगी तो कुछ सालों के बाद, कुछ समय बाद कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाएगा। और प्रीएम्बल में अगर अमेंडमेंट नहीं लाएंगे तो प्रीएम्बल वही का वही रहेगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाएगा। तो प्रीएम्बल और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपस में मेल नहीं खाएंगे, उनमें तालमेल ही नहीं होगी। तो इसलिए एक हार्मनी बनी रहे, तालमेल बनी रहे प्रीएम्बल और मेन बॉडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, एक कंप्लीट सिंक्रोनाइजेशन बनी रहे, उसके लिए जरूरी था कि प्रीएम्बल में भी अमेंडमेंट लाई जा सके। तब सुप्रीम कोर्ट वेंट फॉर क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन, पर्पजिव इंटरप्रिटेशन। तो इसके ये पर्पज, तो यहाँ पर्पज था सुप्रीम कोर्ट का क्या, कि प्रीएम्बल में भी अमेंडमेंट लाई जानी चाहिए। तो पर्पजिव इंटरप्रिटेशन दी सुप्रीम कोर्ट ने, क्या कि प्रीएम्बल नॉट अ प्रोविजन येट इट कैन बी अमेंडेड, उसमें संशोधन लाया जा सकता है। व्हाई अमेंडमेंट शुड बी परमिटेड to complete synchronization between preamble and main body of the constitution, that is to bring harmony between preamble and the main body of the constitution। ठीक है, तो preamble can be amended बशर्ते, यहाँ शर्त लगा दी गई, subject to the condition that basic elements or fundamental features, basic structure of the constitution as contained in the preamble cannot be altered by an amendment under article 368। यानी कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 के तहत
अमेंडमेंट तो की जा सकती है, लेकिन प्रियम्बल में इतनी अमेंडमेंट नहीं की जा सकती कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर जो कि के बारे में जो प्रियम्बल में दिया गया है कि उसमें भी वो अल्टर कर सकें। नहीं, जो बेसिक बातें हैं, बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो प्रियम्बल में बातें हैं, जैसे जस्टिस, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, लिबर्टी, जो कि एम है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, उसमें अल्टर नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसको प्रमोट करने के लिए जरूर उसमें कुछ ऐड किया जा सकता है। तो बेसिक एलिमेंट और फंडामेंटल फीचर उसको अल्टर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये है प्रियम्बल से रिलेटेड चैप्टर। और अब ये कुछ टर्म्स हैं जो कि प्रियम्बल से रिलेटेड ही हैं। अडॉप्टेड का मतलब क्या होता है? डेट ऑन विच कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पास्ड द बिल। जिस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बिल को पास किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को पास कर दिया था, उस दिन वो क्या हुआ? अडॉप्टेड, अडॉप्ट हो गया। अनेक्टेड यानी जिस दिन वो लॉ बन गया, मतलब उसको प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की असेंट मिल गई, मंजूरी मिल गई। जिस दिन मंजूरी मिल गई उस डेट को अनेक्टेड बोल देंगे। कमेंसमेंट, जिस दिन वो लागू हो गया, डेट ऑन विच, जिस दिन वो लागू हो गया। ठीक है। सोलमनली रिजोल्व, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये कंसीडर कर रही थी कि जो हम कॉन्स्टिट्यूशन को लिख रहे हैं, राइट कर रहे हैं, ये उनका एक पवित्र कर्तव्य है, एक सैक्रेड ड्यूटी है। ठीक है, और वो उसको गुड फेथ के साथ निभा रहे हैं। ठीक है, दे एक्ट एज अ गुड फेथ। तो ये है चैप्टर प्रियम्बल से रिलेटेड। वीडियो अगर समझ आई हो, अच्छी लगी हो, चैप्टर पूरा समझ आया हो, तो वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।